किस्मत से इस लड़ाई में हम खुद से भी लड़ जाएंगे और दुनिया साथ नहीं देगी, हम खुद का साथ निभाएंगे। अगर दुनिया साथ नहीं देगी, हम खुद का साथ निभाएंगे। ये लाइन है, वैसे तो मैंने एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में देखी, लेकिन आज जो मेरे मेहमान हैं उनपे सटीक और उनसे ज्यादा बेहतर ये लाइनें किसी भी सूट नहीं करती है। तो आई वेलकम बोथ ऑफ यू सर। मैं ज्यादा कुछ कहना ही नहीं चाहूंगी, फटाफट हम उन्हीं की तरफ जाएंगे क्योंकि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आज के इंटरव्यू में कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये कोई मार्केटिंग नहीं है, ये एक अपील है एक पेरेंट्स की तरफ से, हमारी तरफ से, और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इस इंटरव्यू को आप जरूर देखिए, जरूर देखिए। सर आई वेलकम बोथ ऑफ यू टू माय हैंडल। आप बताएं अपने बारे में सर। So मैम, my name is राहुल आनंद and so I think मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकता हूँ। So I'm a working person, I'm in a corporate working in Gurgaon, based out of Dehradun, so यहीं पे I did my schooling and everything. So basically अगर मैं यहाँ पे आज जो बात करने आया हूँ, it is more on DMD, Duchenne muscular dystrophy. So my son, he is now 16, so he is patient of DMD. And so different stages through which we have actually seen him growing, which is I think not very easy for even parents के लिए भी आसान नहीं है और बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं जो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। तो आई थिंक उसी के अराउंड हम आज बात करने आए हैं एंड आई थिंक मेरी वाइफ गीतिका, तो शी कैन इंट्रोड्यूस हरसेल्फ। मेरा नाम गीतिका आनंद है और मैं भी कॉर्पोरेट में वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट में हूँ वर्किंग। तो दैट्स अ नाइस एनवायरनमेंट, बट वहीं पे हम देहरादून से बिलोंग करते हैं, बट वर्किंग के लिए हम गुड़गांव रहते हैं। तो दोनों सिटीज़ को बिलोंग करते हैं और हमने जैसे जब हम गुड़गांव में ही रहते थे तो हमने देखा कि हमारे बेटे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती रही। तो हमने देहरादून में उसको चेक करा था, तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिटेक्ट हुआ है। तो उसी की अवेयरनेस और उसी के सपोर्ट के लिए बेटे की इस प्रॉब्लम को और दुनिया तक पहुंचाने के लिए हम आज यहाँ पे हैं। हम एज अ मदर अगर हमें थोड़ा सा भी लगे कि मेरे बेटे को जुकाम या मेरे बच्चे को खांसी भी है तो भी रात भर माँ सो नहीं पाती, लेकिन मैम जिस चीज से जूझ रही है या मैम जिस चीज से डील कर रही है वो इससे बहुत बड़ा है। और आप ही से मैं जानना चाहूंगी कि जो ये हमने टर्म बोला है इसमें एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है और कब आपको इसके बारे में पता चला, और ये भी कि अगर मेरे बेटे को या मेरी बेटी को ऐसा कुछ, जनरली ये बेटों में होती है डिजीज। हाँ जी बिल्कुल। तो अगर कुछ है तो व्हाट आर द अर्ली साइंस जिनमें मैं इसको डिटेक्ट कर सकती हूँ? देखिए, ये जो सिम्टम्स या जो ये शो होनी शुरू होती है बीमारी, वैसे तो ये 2-3 इयर्स में अपना इम्पैक्ट थोड़ा थोड़ा दिखाना शुरू कर देती है। 2-3 इयर्स में जैसे बच्चा चलने लगता है तो उसमें आप देखेंगे कि बच्चे थोड़ा सा स्लो होते हैं, वो क्रॉल नहीं करेंगे, वो सीधा स्टैंडिंग पोजीशन में ही ज़्यादा दिखेंगे और वो वॉक भी उनकी डिलेड होती है बहुत ज़्यादा। तो ये तो अर्ली सिम्टम्स है, बट वी एज अ पेरेंट वी थिंक कि थोड़ी वीकनेस है, कुछ ऐसा है, तो थोड़ा टाइम बाद दे विल बी नॉर्मल किड। बट वो धीरे धीरे मतलब वैसे 5 इयर्स तक आप नॉर्मल ही फील करेंगे, कोई ऐसा आपको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। बट जो सिम्टम्स होंगे वो होगा कि स्लो वॉकिंग होगी, रनिंग बहुत कम होगी, जंपिंग नहीं होगी, एंड दे विल टिप टो, और या वो भागते भागते गिर जाएंगे ज़्यादा। तो ये सब सिम्टम्स शो करने शुरू करते हैं। उसमें एक सिम्टम ये भी है कि काव्स में आपको स्वेलिंग शायद दिखे, बच्चों के काव्स इनलार्ज हो जाते हैं, स्वेलिंग्स आती हैं काव्स में, बिकॉज जो फर्स्ट इम्पैक्ट होता है इसका वो काव्स मसल्स पे ही होता है। तो आप ये सब चीज़ देखेंगे। स्पीच डिलेड भी इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो आप नोटिस कर सकते हैं। और कभी कभी इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी भी होती है, तो इनिशियल लर्निंग डिसेबिलिटी भी आप नोटिस कर सकते हैं कि भाई वो भी अगर आप बच्चों में नोटिस कर रहे हैं। मेन सिम्टम क्या होता है, इफ द चाइल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम वाइल सिटिंग डाउन एंड गेटिंग अप, अगर वो बैठते हुए उठते हुए अपने हाथों का सहारा लेके उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो दैट्स द मेन जिससे हमें पता चलता है सिम्टम कि ये इट कुड बी ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी की हमने बात करी है कि जो हमारी मसल, अब आप समझिएगा मेरी बात कि अगर हम ये हाथ ऐसे चला रहे हैं तो ये हमारी मसल्स काम करेंगे और उसकी वजह से मूवमेंट बॉडी में होता है, ये बात आप हम सबकी समझ में आती है। तो जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डीएमडी की हम बात कर रहे हैं सर, इसमें जो बॉडी की मसल्स है वो धीरे धीरे मतलब कोई मसल काम नहीं करती है। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है ये बॉटम से होती है, पैरों से स्टार्ट होती है हल्की हल्की, बिकॉज हमारी पूरी बॉडी मसल से ही बनी हुई है। सो व्हेन जो ये स्टार्ट बॉडी से होती है, पैरों से होती है, उसके बाद हल्के हल्के ये हाथों में,
आपके हार्ट में और हर जगह को ये इम्पैक्ट करती रहती है। सो अगर मैं आज करंट बात करूँ विद टाइम, राइट, इतने सालों में, सो बेटा पहले जैसे मेरी वाइफ ने बताया, राइट, वो क्रॉल करता था और उसके बाद ट्रिप करके गिरने लग गया। देन फिर उसके बाद उसे वो व्हील चेयर में आ गया। सो व्हील चेयर में भी अब उसके जो हैंड्स की मूवमेंट है, राइट, वो बहुत लिमिटेड हो गई। हालांकि अभी उसने 10th का एग्ज़ाम दिया विद ग्रेस ऑफ गॉड एंड सपोर्ट ऑफ स्कूल एंड एवरीवन, राइट। सो उसने 10th का एग्ज़ाम दिया है, बट उसके हाथ की मूवमेंट सिर्फ इतनी ही है कि वो सिर्फ अपने पेन से लिख पा रहा है। अच्छा, वो उन्होंने पेपर खुद लिखा? हाँ, खुद लिखा है। इनफैक्ट CBSE इज गिविंग दिस सब्सक्राइब एज वेल, सपोर्ट दे रहे हैं। बट अब वो है उसने खुद लिखा। काबिले तारीफ बात है आप दोनों के लिए कि जो बच्चा व्हीलचेयर पे है, जो मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, उसने 10वीं की परीक्षा दी। हाँ, और उसने अपने हाथों से लिखा। हालांकि अब हैंड राइटिंग भी उसकी इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल हिज विल पावर इज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो इनफैक्ट स्कूल्स टीचर्स ने भी कहा कि नहीं, अगर इफ़ यू वांट यू कैन डिक्टेट, और बाकी मतलब लोग लिख लेंगे। बट ही सेड नहीं, मैं अपने आप ही करूँगा, बिकॉज दैट विल गिव हिम सेटिस्फेक्शन एज वेल। So I think kudos to him as well. Result does not matter. Yes. The fact that he tried and successfully tried. He successfully tried. ये बहुत बड़ी बात है। सर, आप ही से मैं जानना चाहूँगी कि एक चीज़ होती है कि हमें पता है कि हमारे बच्चे को ये बीमारी है, एक चीज़ होती है कि ये डिसीजन लेना कि हाँ, हम इसके साथ रोज जूझेंगे, रोज रहेंगे और डील करेंगे। How difficult has been the journey so far? और आप एक एडवाइस होती है ना सर कि मतलब हाँ, और पेरेंट्स भी इससे डील कर रहे हैं, तो कैसे आप वो छोटी Sure, ma'am. So I think as a parents, it is not very easy as well. Because जिस तरह से मैंने बताया या स्टेजेस में मतलब बिल्कुल बॉडी डिट्रॉइट कर देती है एंड मसल्स काम नहीं करती है, तो आपको डे इन एंड डे आउट पूरा सपोर्ट देना होता है बच्चे को। अगर अपनी हम डेली बताएं, सो फ्रॉम मॉर्निंग, राइट, उसे उठाना, उसे नॉर्मल वॉशरूम वगैरह, फिर ब्रश वगैरह कराना, देन उसे रेडी करना, फिर स्कूल के लिए रेडी करना। मतलब हमारे लिए मॉर्निंग से स्टार्ट होता है डे। उसके बाद गीतिका एक तरफ किचन में मैनेज कर रही है, मैं एज अ फादर उसे रेडी कर रहा हूँ। देन फिर हम उसे स्कूल लेके जाते हैं, स्कूल ड्रॉप करते हैं व्हील चेयर में। देन फिर वहाँ से स्कूल वाले हेल्प करते हैं। देन आफ्टर दैट मतलब थ्रू आउट द डे, इनफैक्ट कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम एज अ नॉर्मल पेरेंट हम कभी सोच ही नहीं सकते। यार वो एक रूम में बैठा हुआ है, राइट, एंड इट इज़ नॉट एवरी टाइम कि हम उसके साथ रह पाएंगे, राइट, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू ऑल्सो डू अवर अर्निंग, राइट, बिकॉज इफ़ वी हैव टू गिव हिम गुड केयर, है ना, राइट, उसको ट्रीटमेंट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें अर्निंग भी करनी है, राइट। हम उस चीज़ों में भी बिजी हैं, बट एट द सेम टाइम हमें उसका भी ध्यान रखना है। सो अब लकीली अभी हम अफोर्ड कर पा रहे हैं, हो सकता है कई पेरेंट्स नहीं कर पाते, तो हमने उसके साथ CCTV कैमरा वगैरह भी रखे हुए हैं ताकि हम उसे वॉच करते रहें। सो अपने आप वो कुछ भी नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर छोटी सी चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर मॉस्क्यूटो या फिर फ्लाई भी अगर उसके मुंह पे बैठ जाती है, तो ही इज़ नॉट एबल, अपने आप वो हमें आवाज़ें लगाता है कि मम्मी पापा, मतलब वो परेशान हो जाता है। तो मतलब ही इज़ एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरीथिंग। खाना भी हमें उसे खुद ही खिलाना पड़ता है, मतलब आप कुछ भी सोच सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी ही इज़ नॉट एबल टू डू हिमसेल्फ। बस एक जगह पे वो बैठा होता है थ्रू आउट द डे। आप उस मेंटली ही इज़ वेरी फाइन। ही इज़, आई थिंक आई वुड से ही इज़ स्ट्रॉन्गर देन अस। एंड यस, सो टच वुड, आई मीन पता नहीं सारे बच्चे ऐसे हों, मैं तो यही कहूँगा। मुझे लगता है कि आपने एज अ पेरेंट, जितना मैंने आपसे अभी से पहले भी बात करी है, इन्होंने इतनी मेहनत करी है उस पर, और एक्सेप्टेंस जो है ना, कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये है, हमें इसके साथ रहना है और बिल्कुल द बेस्ट वी कैन, बेहतर तरीके से रहना, ये आप लोगों के लिए काबिले तारीफ बात है। और मुझे लगता है कि सबसे मुश्किल तो देखिए बच्चे के लिए ही होता है। यस मैम, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा सारे पेरेंट्स को, राइट, हमें ना इस बच्चे स्ट्रॉन्ग क्यों बने, शायद आई थिंक थोड़ा सा हमारा भी कंट्रीब्यूशन होगा कि हमने कभी उस चीज़ से शाय अवे नहीं किया, राइट। कई बार हमें लड़ाई भी करनी पड़ी, इनफैक्ट मुझे अपने रिलेटिव्स तक को भी समझाना पड़ा कि नहीं ये पोलियो नहीं है। मतलब आपको मालूम है इंडिया में किस तरीके से होता है, राइट, कि आप इस पंडित के पास ले जाओ या फिर यहाँ पर किस तांत्रिक के पास ले जाओ, या कुछ ऊपरी होगा या कुछ वो होगा या पोलियो होगा। आई मीन दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि इंडिया में बहुत नॉर्मल है। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दी कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो मतलब आपको उन चीज़ों से भी जूझना पड़ता है डे इन डे आउट। तो एज अ पेरेंट जब तक आप स्ट्रांग नहीं होंगे, आप अपना पॉइंट आगे नहीं रखेंगे, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों, यू हैव टू बी एक्चुअली, आप उनको फेस करेंगे, तभी आपका बच्चा भी उस चीज़ को, आप जब तक उसे वर्ल्ड के सामने नहीं लाओगे, क्योंकि हमने कई देखे पेरेंट्स जो कि इस चीज़ को हाइड करते हैं। आई थिंक दैट इज़ बहुत सबसे गलत चीज़ है। आपने एक को जीवन दिया है, आप एक को वर्ल्ड में लेके आए हैं, राइट, आपको उसे
क्योंकि वो अपने आप तो उतना कैपेबल नहीं है, बट एटलीस्ट आप तो उसका सपोर्ट बने। आप एज अ पेरेंट्स ही अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके लिए तो बिल्कुल जीवन बिल्कुल बेकार है। सो सारे पेरेंट्स को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आई थिंक जितना ज़्यादा अपने बच्चे को सपोर्ट करें, राइट, बिकॉज ही इज़ देयर बिकॉज ऑफ यू, ही इज़ डिपेंडेंट ऑन यू। कम से कम जब तक आप जीवित हैं अपने पूरे बच्चे की पूरी केयर करनी चाहिए। आपने ये बहुत बड़ी बात कही कि हमने उन्हें पैदा किया है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसे एक्सेप्ट करें जैसे भी जो भी है, और हम ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज के साथ हम रह नहीं सकते या बेहतर तरीके से। ये लाइव एग्जाम्पल 16 साल से ये रह रहे बच्चे ने 10th का एग्जाम दे दिया है, तो आप सोचिए कि कितना फाइट रोज लगता होगा, कितनी मेहनत इमोशनली मेंटली, फिर भी इन्होंने किया। मैम मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि एक माँ, मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चों की, बड़ा उसका लाइफ का बड़ा फोकस होता है मेरे बच्चे ने क्या खाया, ये एक फोकस होता ही है ना। चाहे हम जब प्रेग्नेंट होते हैं तो भी होता है कि हम खा ले बच्चे को लगेगा, एक जनरल बिल्कुल। पर क्या इनके लिए कोई स्पेशल डाइट या ये नॉर्मल सब कुछ खा लेते हैं? नॉर्मल खा सब कुछ लेते हैं, बट क्या होता है कि आपकी टंग भी एक मसल है। हाँ, इसीलिए मेरा सो मेन क्या होता है कि अब जैसे अब वो बड़ा हो रहा है तो ही हैज़ इश्यूज, वो हार्ड कुछ नहीं खा पाएगा, च्यू करने में इश्यूज होते हैं, तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है। और ये भी होता है कि मतलब कुछ सॉलो ना कर जाए एक साथ या कुछ अटक ना जाए गले में, वो भी इश्यूज होते हैं बिकॉज हाँ वो सब कुछ वीक होता है उसका। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बड़ी बाइट नहीं, मैं इनके पीछे भी रहती हूँ, ही इज फीडिंग हिम और वो भी बड़े मेरे से, तो आई ऑलवेज भी से अरे नहीं छोटी बाइट खिलाओ, अच्छा ये मत खिलाओ, इसको ये खिलाओ, तो मैं उसको रीड करती रहती हूँ। और जैसे कोई हार्ड चीज़ होगी तो आई विल नॉट गिव हिम। और खाने में सब खा सकते हैं, बट हमें मेक श्योर करना है कि प्रोटीन बेस्ड डाइट हम उसे ज़्यादा दें ताकि मसल स्ट्रेंथ रहे, जो इजीली डाइजेस्टिव हो वो हमें उसे ज़्यादा देना है, और जो मतलब फाइबर थोड़ा सा जो एब्जॉर्ब कर पाए, सो दैट ही डोंट हैव एनी और स्टमक प्रॉब्लम्स ही डोंट हैव, डेवलप ना कर पाए। तो वो चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है उसका, कि वो चीज़ें वो अपना, और उसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि वो खाए जो उसको अच्छा लगता है। तो एक बार मैं हस्बैंड के लिए आई विल बी नॉट मेकिंग एनीथिंग जो वो कहेंगे, बट हाँ अगर उसने कुछ अपने मुंह से कह दिया मुझे खाना है, तो आई विल जस्ट गो एंड प्रिपेयर दैट। दैट इज आई थिंक वेरी नेचुरल। हाँ, सब मदर के साथ होती है छोटी छोटी बातें, ये तो इट मेक्स मदरहुड। मैम एक ये जो डिजीज है जिसके बारे में मैं पढ़ रही थी, तो ये इरिवर्सिबल है, दैट इज व्हाट दे से। अगर ये आपको है तो हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, पर दवाइयों से कंट्रोल कर सकते हैं। इन योर एक्सपीरियंस आपको लगता है कि आप इन्हें दवाई अगर राइट टाइम पे या कुछ ऐसा स्टेज होती है कि हाँ इस स्टेज से हम ट्रीटमेंट शुरू कर दें तो ये बेटर हो पाएगा? बिल्कुल, ये होता है इसमें एक्चुअली। अगर ये अर्ली डिटेक्ट हो जाता है तो आप उनका प्रोटीन थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आप उनको फिजियोथेरेपी से भी थोड़ा सा सपोर्ट दे सकते हैं, सो दैट वो सिम्टम्स हम भाई रोक तो नहीं सकते, बट वी कैन डिले दो सिम्टम्स। कि अभी जैसे वॉकिंग थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंडेड वॉकिंग होती है, अगर हमें पता होता है जैसे फिजियोथेरेपी वी वर डूइंग, बट हमें अदर सपोर्टिव जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो शायद हमें नहीं पता चल पाया था, तो उसका जैसे आपका टेंडेंस होते हैं वो स्टिफ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो एंकल में आपका कर्व आ जाता है, नीज में उसके कर्व है थोड़ा सा, बिकॉज दैट टाइम वी वर नॉट अवेयर ऑफ दोज थिंग्स कि हम उसको कुछ उस तरह का जैसे स्प्लिंट्स होते हैं जो हम उसको पहना सकते हैं, जो उसकी जो ये डी ग्रोथ है या जो कर्वेचर्स आए हैं वो सब ना आ पाते। बट ये है कि अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए और अर्ली सिम्टम पता चल जाए तो आप डाइट से, आप फिजियोथेरेपी से थोड़ा सा उसको डीले कर सकते हैं, तो वो एक थोड़ा सा अच्छा पॉइंट होता है। और ऑल्सो व्हेन द रिसर्च वर्क इज डन, कोई भी रिसर्च होती है तो उसमें देर आस्क इसकी बच्चा व्हील चेयर पे ना हो, तो अगर कोई ऐसा होता है तो अगर आपका बच्चा थोड़ा सा डिलेड है व्हील चेयर पे आने में, सो ही कैन गो इनटू दोज रिसर्च, ही कैन पार्टिसिपेट ऑन दैट रिसर्च वर्क ऑल्सो। तो वो भी एक होता है कि आपको अर्ली मेडिकेशन भी थोड़ा मिल सकता है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट वो कहते हैं कि हमें अगर रिसर्च में है एंड वी वांट टू सी द इम्पैक्ट, तो कहते हैं कि हम उन बच्चों को देखना चाहेंगे जो वॉकिंग में, तो so that walking can be उसको part of वो walk कर सके। एक सर आर्टिफिशियल सपोर्टर्स होते हैं वॉक के, क्या वो इन बच्चों के काम नहीं कर पाते? टू सम एक्सटेंट, मतलब जब तक वो वॉक कर रहे हैं तब तक तो वो आपको हेल्प करेंगे, राइट, बट अल्टीमेटली मसल्स तो अपने आप को अपना रोल प्ले कर रही है, राइट, दे आर विद टाइम इट इज डिटोरेटिंग, मतलब वो ड्राई अप हो रही हैं, राइट। सो उस केस में तो वो अल्टीमेटली ही विल बी ऑन व्हील चेयर, तो फिर वो उतना सपोर्ट नहीं करेंगे। बट यस, उसको जैसे काव्स ना है, राइट, और उस हिसाब से उन्हें शेप में रहने के लिए, राइट, आपकी जो फीट है आपका वो शेप में रहे, वो सब चीज़ें, तो आई थिंक उस चीज़ में थोड़ा बहुत तो सपोर्ट करते हैं, बट अदरवाइज वो इतना कुछ लॉन्ग रन में नहीं वो हेल्प करती। एक सवाल तो मेरा आपसे है, थोड़ा मुश्किल सवाल है कि
जनरली माँ जो होती है उसके साथ इमोशन जुड़ा हुआ होता है, वो उसका रोना दोनों तरीके से मतलब उसका हंसना रोना वो हर तरह से अपना इमोशन दिखा पाती है और अटैचमेंट है स्ट्रॉन्ग वो उस तरीके से। लेकिन फादर जो होते हैं घर के, उनसे एटलीस्ट इन इंडियन सिनेरियो ये एक्सपेक्टेड है कि ही इज द स्ट्रॉन्ग पिलर। भीष्म पितामह के रोल जो है वो फादर का ही होता है। बट इस तरीके की सिचुएशन में जो आप सर पिछले 16 साल से फेस कर रहे हैं, मेंटली हाउ चैलेंजिंग इज इट फॉर यू, और आपने कैसे, मतलब ये शायद उन फादर्स के लिए भी जो जिनके साथ ये होता है। यस मैम, ये इजी नहीं है कंसीडरिंग आपने जैसे बोला कि एज अ मदर यू कैन क्राई, you can show your emotions, but as a father you need to be very strong, right? Not in front of the child, मैं ये नहीं कह रहा हाँ. father but आप बच्चे के सामने father I think So, yeah. ऐसा figure होता है जिससे वो strength imbibe करता है कि and see वो एक normal है, right? मैं in fact when I grew up, right, my father जो हमें guidance देते थे वो उस टाइम पे हमें अच्छी नहीं लगती, right? Mother is always showing emotions, mother हमेशा close हो जाती है। as a father आप हमेशा थोड़ा distance ले लेते हो बच्चों से, एंड वो आप कब रियलाइज करते हो, जैसे अब मैं रियलाइज करता हूँ मैं अपने फादर ने मुझे क्या बताया था, वो क्यों करते थे ऐसा, एंड एक्चुअल में व्हेन इट वाज हिज लास्ट स्टेज, राइट, देन आई बिकेम मोर क्लोजर टू हिम एज वेल, बिकॉज तब आप सडनली रियलाइज करते हैं, एंड सेम थिंग इज हैपनिंग नाउ एज वेल। अब मुझे मालूम है एज अ फादर अभी तो हम हैं, वी कैन शो इमोशंस, वी कैन टेक केयर ऑफ हिम, बट कई बार अंदर से एक डर रहता है, राइट। एज अ पेरेंट्स आज हम हैं तो हम अपने बच्चे की अच्छी केयर कर सकते हैं, उसे जो चाहिए हम बिना बोले उसे ला के दे सकते हैं, मतलब जो भी हम उसे दे सकते हैं हम, बिकॉज हम हैं तो हम दे सकते हैं, हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज हमें मालूम है प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, और सब अपने बच्चों का जितना ध्यान रख सकते हैं आप किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते आपके बच्चे का ध्यान रखें। बट एज अ फादर मैं थोड़ा सा कई बार एक डर रहता है मन में कि जब तक हूँ तब तक कर रहा हूँ, मेरे बाद क्या, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस करके वहीं पर शायद मेरे और मेरी वाइफ के बीच में बहुत डिस्कनेक्ट रहते हैं, बट बिकॉज वो आज के बारे में सोचती है एंड मैं थोड़ा फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, लेकिन हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं एंड मुझे लगता है ये नॉर्मल है, बिकॉज नॉर्मल है। वाइफ कहती है यार उसे आज हमें बेहतर देना है, मैं कहता हूँ नहीं, मुझे उसका फ्यूचर भी सिक्योर करना है। तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल होता हूँ, वहाँ पर शायद मैं थोड़ा हार्श होता हूँ, कई बार हमारी लड़ाई भी हो जाती है, और मेरा बेटा है वो चीज़ों को शायद आज उस चीज़ को वो रियलाइज़ नहीं करता कि मेरा थॉट प्रोसेस उस लेवल पे क्यों है, बिकॉज वो इतना मैच्योर नहीं है। तो वहाँ पर आई थिंक एज अ पेरेंट मैं वही कहूँगा, एवरीवन इज प्लेइंग देयर रोल, दोनों बैलेंस आउट करना बहुत ज़रूरी है। सो उसको आज भी बेहतर बनाना है जो शी इज़ डूइंग, आई ट्राई टू मेक हिज फ्यूचर ऑल्सो सिक्योर। मैं सोच रहा हूँ कुछ जिस तरह से हम लोगों ने अभी एक सोसाइटी बिल्ड करी है, तो वो सब चीज़ें आई थिंक दीपिका वो उस पर ज़्यादा बता पाएंगी। एक बहुत मैंने अपने फादर के लिए लाइन लिखी थी, पर मैं आज आपको डेडिकेट करती हूँ कि जो आपके आज के लिए आपके साथ होती वो आपकी माँ होती है, और जो आपके कल के लिए आपके साथ नहीं होता वो आपका पिता होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहा होता है जिससे वो आपका कल सिक्योर कर सके। मैम, सर ने अपनी एनजीओ की बात करी, तो आप उसके बारे में बताइए, क्या आप अचीव करना चाहते हैं इस एनजीओ से, और क्या है ये मेन इस एनजीओ का जो मकसद है वो यही है कि मैक्सिमम अवेयरनेस, क्योंकि हमने देखा कि पेरेंट्स को ही अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, और एक्सेप्टेंस भी लेटर है। पहले अवेयरनेस का इसलिए कहूँगी क्योंकि कई फैमिलीज ऐसी हैं कि जहाँ पे दे हैव टू चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन ऑफ द सेम डिजीज, क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं थी। हाँ, तो क्योंकि वो कहते हैं कि चलो अच्छा एक तो हो गया, दे गो फॉर अनदर वन, कि नहीं चलो ये शायद, बिकॉज उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि इससे हाई पॉसिबिलिटीज होती है, क्योंकि दिस इज म्यूटेशन बेस्ड। कभी म्यूटेशन हो भी सकता है, 50-50% चांस रहता है कि व्हेन यू हैव कंसीव्ड कि बेबी नॉर्मल होगा या ही विल बी अ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट। तो इसमें आप कह नहीं सकते, टेस्टिंग है, जेनेटिक टेस्टिंग ऑलरेडी होती है, प्रीनेटल टेस्टिंग होती है, बट क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है तो प्रीनेटल टेस्टिंग इज नॉट यूज्ड, यूटिलाइज्ड भी नहीं होती है। हम अभी बात कर रहे थे ना क्लास 2 स्कैन के बारे में, जब लेवल 2 स्कैन होता है प्रेगनेंसी का, लेकिन उसमें भी इसके बारे में नहीं पता चलता। इसके लिए एक डिफरेंट टेस्टिंग होती है जिसको प्रीनेटल जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। तो दैट हैपन्स समवेयर लेट 7 मंथ के आसपास भी होती है, एंड 3 मंथ्स के बाद भी होती है। इफ यू आर नॉट लाइक 3 मंथ्स के बाद भी आप करा सकते हैं, इफ द सिम्टम शोज एंड इफ यू वांट टू कीप द बेबी और नॉट, दैट इज योर डिसीजन। और 7 मंथ तक भी होती है इसकी प्रीनेटल टेस्टिंग, व्हेन यू कैन डिटेक्ट कि बच्चा इज इम्पैक्टेड और नॉट। तो वो टेस्टिंग है, बट बिकॉज वो बहुत ही लिमिटेड हैं, वो उनके घरों में ज़्यादा होती हैं जहाँ पे ऑलरेडी देयर इज़ अ केस।
तो वो उसको देखते हैं अच्छा केस है तो वी विल डू प्रीनेटल टेस्टिंग। जैसे अब मेरे यहाँ हैं तो मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं उनका वो प्रीनेटल टेस्टिंग के लिए वो कहते हैं कि आप रिकमेंड करो कि दे शुड गो फॉर प्रीनेटल टेस्टिंग, क्योंकि अभी एक केस डिटेक्ट हो गया। बट यूजली इट इज़ नॉट शोन इन जनरेशंस ऑल्सो। तो आप कई फैमिलीज में 2-2, 3-3 बच्चे भी हैं, तो मैनेजिंग दोज 2 kids 3 kids टुगेदर इट्स वेरी टफ। और जो जैसे अब ज़्यादा लिटरेट नहीं है उन केसेस में तो आई हैव सीन वन पेरेंट, जो मैं एक बार हॉस्पिटल थी, अपोलो हॉस्पिटल में मैं अपने बेटे को ही लेके गई थी, तो ही सॉ माई सन ऑन व्हील चेयर, सो ही केम टू मी कि मेरे बेटे को भी सेम प्रॉब्लम है मैम, इसका कुछ इलाज आया है क्या? तो मतलब लोगों को नहीं पता है कुछ भी, सो दे फाइंड कि अगर कोई दिख जाता है तो पूछे। तो मैंने कहा नहीं सर अभी इलाज नहीं आया, बट आप मुझे कॉन्टैक्ट दीजिए, कभी आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जो भी होगा। उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी बताई, तो उनका स्टोरी में ये था कि दे ऑलरेडी हैड 14-year-old सन हु पास्ड अवे, and then his wife conceived again and the second baby also had this mutation, और वो भी अब व्हीलचेयर पे था। तो मैंने कहा आप तो सर टेस्टिंग वगैरह आपने क्यों नहीं कराया? तो कहते कि हमने सोचा कि वो एक के साथ हो गया, भगवान अब सही करेंगे। तो अवेयरनेस इज नॉट देयर। तो बेसिकली लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि एक जेनेटिकली पास ऑन डिजीज वो होती है जो जीन्स में कैरी होती है, और जीन्स आपस में भाई बहन मदर फादर इन सब में कैरी होती है। तो इट्स वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को भी है तो फिर ये जरूर आपके आगे पास ऑन होने के चांसेस है। मैम से मेरी बात हो रही थी, मैम बता रहे थे कि जो इनके बेटे हैं उनको मसल डिस्ट्रोफी का मतलब वो कोई भी मूवमेंट खुद नहीं कर पाते हैं, वो बैठे हुए इनको देख के लगता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आप उन्हें टच करेंगे या फिर मूव करने की कोशिश करेंगे तो वो गिर जाते हैं। तो मैम मेरा सवाल है कि नॉर्मली ब्रश करना, नहाना धोना ये सब आप सपोर्ट सब हम दोनों मैनेज करते हैं। अब सुबह उसको स्कूल जाना होता है तो एक कोई काम मैं करा रही होंगी तो एक ही विल बी डूइंग, कि भाई दोनों को ओवरबर्डन भी ना हो जाए, क्योंकि मैनेज करने में टाइम भी लगता है एंड एफर्ट्स भी लगते हैं। तो हम दोनों ही उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ हिज बैग्स, हिज बुक्स। तो बैग से बुक्स भी नहीं निकाल पाता क्योंकि उतना सपोर्ट नहीं है, तो वो भी बच्चे उसको हेल्प करते हैं। तो हम वो सब उसका बैग भी लगाएंगे, उसको रेडी करेंगे, उसको खाना खिलाएंगे। तो एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू मेक हिम सिट व्हेन ही गेट्स अप। तो उसको रात को भी क्या होता है, ही कांट टेक टर्न्स, तो उसको रात को भी हमें टर्न, जब भी उसको लगेगा तो टर्न भी हमें कराना पड़ता है उसको। तो विल गेट रात में कोई ना कोई जगह रहता है, नहीं मतलब उठते रहते हैं, तो टर्न कराएंगे उसको हैंड मूव करना है, कभी हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है, लेग मूव करनी है, एंकल स्ट्रेट करना है, वो सब हमारी होता है। वो हमें बोलता है तो हम उसको वो धीरे धीरे कराते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यही होता है, व्हेन ही गेट्स अप, मम्मा मुझे उठा दो, मैं उठना चाहता हूँ, तो आई जस्ट रेज हिम अप, मेक हिम सिट, मेक हिम कंफर्टेबल। और फिर वो मतलब वो सारा कुछ हम स्क्रैच से हम ही देखते हैं। लेकिन मेंटली पढ़ने में और कॉन्वर्सेशन में वो बिल्कुल नॉर्मली आप लोगों से हाँ हमारे से वो नॉर्मल है कन्वर्सेशन वगैरह में। बाकी जैसे मैंने बताया कि इंट्रोवर्ट है, सो जल्दी से जो न्यू पीपल तो वो इंटरेक्ट करने में थोड़ा हिचकिचाता है, तो उसे थोड़ा शाइनेस फील करता है एज ही इज ग्रोइंग। तो अनलेस एंड अनटिल जब सामने वाला उसे थोड़ा कंफर्टेबल कर दे, सो मोर मतलब दोज पीपल हु नोज हिम राइट, सो उससे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, वो आंसर करता रहता है। सो दैट इज द वे दे बिल्ड अप द कन्वर्सेशन। एक सवाल मेरा सर आपसे ये है कि जब आप ने एक बहुत अच्छी बात की कि आप एक्सेप्ट करिए और उसको अपने साथ रखिए, जैसे आपने मुझे बताया कि आप हर जगह अपने बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन हाउ इज द सोसाइटीज रिएक्शन टुवर्ड्स? इट्स अ मिक्स रिएक्शन है। सो कई लोग तो ये होता है कि जब हम जा रहे होते हैं तो मतलब एकदम आपको स्टेयर करना शुरू कर देंगे, देखना शुरू कर देंगे क्या हो रहा है, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन भी लगती है, पर वी इग्नोर, मतलब वी नो हाउ टू लिव दिस वे राइट। सो अब कई लोग हैं, हमें सपोर्ट भी मिलता है। सो कई बार ऐसा होता है हम चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटे एग्जाम्पल है, नीलकंठ मंदिर है ऋषिकेश, आम लोग भी नहीं जा पाते क्योंकि थोड़ा वो है। तो इनफैक्ट बेटे ने आर्य ने कहा कि पापा घूमने जाना, मैंने कहा ठीक है हम नीलकंठ जाते हैं। गीतिका ने कहा कि नहीं वहाँ कैसे लेके जाएंगे, वहाँ कैसे लेके जाएंगे कि इसको कैसे वहाँ, मैंने कोई बात नहीं, दूर से ही हम जब वहाँ पहुँचेंगे दूर से इसे मंदिर दिखाएंगे, एटलीस्ट उसका एक चेक द बॉक्स होगा उसने नीलकंठ भी गया है वो। बट मैम फ्रैंकली स्पीकिंग अगेन मैं कहूँगा भगवान हमेशा साथ देता है। तो वहाँ हम पहुँचे, बिलीव नहीं करेंगे, जो कार की पार्किंग मिली वो मंदिर के बाहर वहाँ मिली। उसके बाद जितने भी साथ में हम लेके गए तो उन्होंने कहा कि जितने भी बाकी लोग भी जा रहे थे, उन्होंने कोई बात नहीं, वहाँ पे स्टेयर्स हैं, तो कोई ना कोई सपोर्ट करके स्टेयर से उसकी व्हीलचेयर उतारने के लिए आ गया। इनफैक्ट बाकी लोग लाइन में लगे हुए थे, वी गॉट अ बैकडोर एंट्री। पंडित जी हैं वहाँ पे, उन्होंने पीछे का दरवाजा जहाँ पे
भगवान शिवलिंग है, वही वाला सीधा खोल दिया और वहीं पे उसके दर्शन करा दिए। और ही डिड अभिषेक, वो अभिषेक करके आया, अभिषेक करके आया अपने हाथ से हमने कराया उसे। सो ऐसे कई चीजें हो जाती हैं। ऐसे ही हम एक बार खाटू श्याम मंदिर गए हरियाणा राजस्थान में। सो खाटू श्याम मंदिर गए, वहां पर हमें नहीं मालूम था, डे वॉज नॉट राइट, मतलब वहाँ मेला लगा हुआ था, तो नॉर्मली हम वहीं पे लेके जाते हैं जहाँ पे थोड़ा खाली हो। बट उस दिन हमने इतना रिसर्च नहीं किया, हम ऐसे ही चले गए। हमने मन में सोचा कि वापस चलते हैं, कि वो तो हो ही नहीं पाएगा, बहुत लाइन लगी हुई थी एंड मल्टीपल लाइन लगी हुई थी। बट आपको नहीं मालूम, एंड उस दिन भी चमत्कार हुआ। 1 पर्सन वहीं से, एक भीड़ से एक बंदा निकल के आया। मैं था, बेटा था, मेरी मम्मी भी थी एंड गीतिका भी थी। सो हम सब खड़े हुए थे, तो एक बंदा, आई डोंट नो कौन, उसने कहा क्या दर्शन करने हैं? हमने कहा हाँ, बट होंगे नहीं, हम यहीं से हाथ जोड़ के वापस जाएंगे। बट उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे को दर्शन कराता हूँ। सो उसने उसे लिफ्ट किया और मैंने लिफ्ट किया, हालांकि इट वॉज नॉट पॉसिबल, हैवी था वो तो, लेकिन अक्रॉस दी लाइन, मतलब उल्टे रास्ते में वो हमें लेके गया। मम्मी और गीतिका वहीं रह गए। उस पूरे क्राउड में उसे वहीं पे खाटू श्याम जी के ऊपर, वहीं पे एक स्टेज सा बना हुआ था, वहीं पे जाके उसने बिठा दिया। एंड पता नहीं चमत्कार था, कौन था कौन नहीं, उसके बाद वो बंदा नहीं दिखा, पर उसके दर्शन हुए। हम दोनों के दर्शन एकदम हो गए। तो मैं कई बार कहता हूँ कि चमत्कार होता है। मैं वही सब पेरेंट्स को कहता हूँ कि कोशिश तो करो, हो सकता है उसे आप अपने बच्चों को भी अच्छी लाइफ दे पाओगे। जब तक, देखिए इन लोगों की एज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो जब तक एज है क्वालिटी लाइफ दो उनको, उन्हें भी इंजॉय करने दो। अब क्योंकि हम लेके आए हैं इस दुनिया में, तो जो अच्छा हम उसके लिए कर सकते हैं, उसे क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। हर पेरेंट्स की एक बराबर क्षमता नहीं होगी, मुझसे ज़्यादा अच्छे रखने वाले भी होंगे, मुझसे कम रखने वाले होंगे, बट एटलीस्ट खुश तो रखो। जिस तरह से आप रह सकते हो उसको आप रखोगे तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। क्योंकि सर ने जैसे कहा कि इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना अपने आप में कि हमारा बच्चा बहुत दिन नहीं रहेगा, लेकिन उसके बाद भी उसे कुछ ज़िंदगी देना जिससे वो जी सके, कम से कम उसे ज़िंदगी जीने सके, ये बहुत 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 ज़रूरी है। और इसी चीज़ के लिए एक कदम सर ने आगे बढ़ाया है, जो हम इस एनजीओ की बात कर रहे हैं, जिसमें वो सिर्फ आपसे एक ही चीज़ चाहते हैं, अवेयरनेस। वो चाहते हैं आपसे साथ, वो चाहते हैं आपसे एक्सेप्टेंस और आगे आना। देखिए रिश्ता कोई भी हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे हम लोगों का हो, ऑडियंस का और हमारा, रिश्ता कोई भी हो उसे निभाना पड़ता है। और मदद के लिए हाथ तो खुद ही आगे बढ़ाना पड़ता है। तो ये हाथ आप जरूर बढ़ाइए। और सर आप बताइए किस तरह की मदद आप चाहते हैं। और आपने एक सोलन की उसको मेंशन किया था, मैं चाहती हूँ उसके बारे में बताया, ताकि हमारी सरकार से भी हमारी अपील होगी या किसी भी एनजीओ से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो इस बारे में सोचे, बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत ज्यादा नोन सब्जेक्ट नहीं है सर, इस पे बहुत ज्यादा हमें भी नहीं पता था। जब सर ने हमें अप्रोच किया तब हमने रैंकी मूवी के बारे में पढ़ा, जिसमें इस डिजीज के बारे में, द मूवीज अबाउट दिस डिजीज, जो काजोल की बगी अभी 22 पे रिलीज हुई है। तो अगर आपको देखना है कि वो क्या चीज फेस करते हैं रोज, तो थोड़ी सी झलक जरूर देखिएगा। सर बताइए। सो मैम, बेसिकली हमें भी सोलन के बारे में पता लगा, तो फर्स्ट टाइम हमारा भी एक्सपीरियंस था। तो सोलन में जैसे डीएमडी पेशेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूट उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे अलग अलग जगह से लोग आते हैं एंड बैचेस में आते हैं। बेसिकली 1 हफ्ते का स्टे होता है, जहाँ पे वहाँ पे अवेयरनेस, अगेन फिजियोथेरेपी, योगा सेशंस, देन वाटर थेरेपी, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। सो हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम वहाँ पे जाके मतलब ये देखा कि किस तरीके से, और कई चीज़ सीखी भी वहाँ से। एंड उसके बाद ही हमें एक मोटिवेशन मिला, क्योंकि कई पेरेंट्स आए बहुत दूर दूर से, यूपी से, कई कोलकाता से, अलग अलग जगह से। तो हर पेरेंट वहाँ पे अपने बच्चे को लेके नहीं जा सकते। उसके बाद क्योंकि हम लोगों ने कॉन्टैक्ट शेयर किए एक दूसरे से, तो बाद में कई लोगों ने हमें अप्रोच किया कि क्या आपके हमारे शहर में, या फिर जैसे यूपी से उत्तराखंड में आना आसान है, हिमाचल जाना मुश्किल है, तो क्या यहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ है। तो वहीं से गीतिका और मेरे बीच में आपस में डिस्कशन हुई कि देखिए अब जो तो हमारे साथ हो गया राइट, दिस इज ये बेटा ही हमारा इन्वेस्टमेंट है राइट। अब क्या हम बाकियों की लाइफ थोड़ी बेहतर कर सकते हैं, कुछ हम कंट्रीब्यूट सोसाइटी को, मतलब सब कमाने के लिए तो सब आए हैं, पर क्या हम सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं। तो हमने कहा यही एक हम अपना एक मोटिवेशन बना लें कि थ्रू अपने बेटे के जरिए हम बाकियों के बच्चों को कुछ, तो हमने वहीं से एक सोचा कि एक हम अपना एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, एनजीओ क्रिएट करते हैं। मे बी उस लेवल पे नहीं हो सकता क्योंकि हमारे भी रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बट जो भी थोड़ा बहुत हम बाकी पेरेंट्स को सपोर्ट कर पाएँ, हेल्प कर पाएँ, अवेयरनेस दे पाएँ, और आगे जाके एक शुरुआत है। मे बी आगे जाके हो सकता है कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ेंगे, मे बी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड और बाकी कहीं से भी हमें कुछ सपोर्ट मिलेगा कि शायद हम यहाँ पर भी उसी तरीके का कुछ सेंटर बना पाएँ, जहाँ पे हम आसपास के लोग, कोई गांव के लोग जो कि
अफोर्ड नहीं कर सकते, फिजियोथेरेपी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिकॉज हमारे भी, अगर मैं बात करूँ, फिजियोथेरेपी ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल से हम रेगुलर, मोर देन दैट, लास्ट 10 साल से, और हमें मालूम है कि घर पे फिजियोथेरेपी में लाना और पे करना इतना आसान नहीं है। और इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट नॉर्मल होते हैं कि कुछ स्पेशली डिजाइन सो स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं, स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं। बिकॉज ज़्यादा नॉर्मल जैसे फिजियोथेरेपी होती है उसमें तो आप प्रेशर वगैरह भी करते हैं, बट इनके साथ नहीं कर सकते। तो आप मसल्स तो वैसे ही वीक हैं, तो आपको देखना होता है कितने आपने पुश करना है, कितना आपने लिफ्ट करना है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक, बट ऐसा नहीं है कि बट रिक्वायर्ड है। बिकॉज फ्लेक्सिबल, अदरवाइज तो अपनी बॉडी तो पेशेंट मूव ही नहीं कर पा रहा है, तो कोई चाहिए जो उसकी बॉडी थोड़ी मूव करे, थोड़ा रिलैक्स दे उसको। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें हैं, एक्सपेंसिव भी होती हैं, फिजियोथेरेपी आसान नहीं है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हमने सोचा कि शायद कुछ लोग हमसे जुड़ेंगे, मे बी कोई फिजियोथेरेपिस्ट जुड़ेंगे, और जहाँ पे हम उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे जहाँ पे शायद फिजियोथेरेपिस्ट, कुछ डॉक्टर्स, ये सब उस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनेंगे, और उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को हेल्प मिल जाएगी। तो वो ये जरिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि कितना आगे बढ़ पाते हैं अपने उस मकसद में। छोटी सी मेरे दिमाग में भी रिसर्च से बात करते हुए ये बात आई कि हम नॉर्मली जब प्ले डेट्स जैसी एक चीज होती है, गाँव में बहुत कॉमन है, मैं भी रही हूँ 3 जैसा, तो क्यों ये प्ले डेट सिर्फ नॉर्मल, पहली बात तो नॉर्मल, एवरी चाइल्ड इज नॉर्मल, उनके बेटे नॉर्मल, तो क्यों ये चीज उन्हीं बच्चों के लिए हो जो अपने हाथ पैर चला सकते? क्यों नहीं हम एज अ पेरेंट आगे आते हैं और एक ग्रुप बनाते हैं जहाँ हमारे इस तरीके के बच्चे साथ आके खेले, साथ में बात करें। बिकॉज सर भी मुझे एक चीज कही जो मुझे याद है कि जब वो बच्चा सोलन में गया तो वो जनरली इंट्रोवर्ट है, सर ने मेंशन किया, लेकिन उस बच्चे ने माइक उठा के 2 लाइनें सर वहां पे बोली। क्यों? क्योंकि उसे लगा दिस इज माय प्लेस, मेरी जगह है, मेरे जैसे हैं। तो प्लीज आगे आइए और सर से मिलिए, कॉन्टैक्ट करिए, बात करिए, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर अपने लिए, अपने बच्चे के लिए बनाइए जहाँ पे उसे लगे कि हाँ ये मेरी जगह है। यही शायद सर लोगों का भी मोटिव। बिल्कुल मैम, एंड इनफैक्ट कुछ और हेल्प भी जैसे हमने देखा, राइट, क्योंकि पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते, रेगुलर टेस्ट चाहिए होते हैं हार्टी को, उसके अलावा आपके मल्टीपल और टेस्ट हैं जो कि इस बीमारी के लिए रिक्वायर्ड है। तो आई थिंक यहाँ पे हमें कहीं अगर कोई मतलब गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहिए होगी आगे जाके, कि शायद ये कुछ फ्री कर दें इन बच्चों के लिए, कुछ मेडिसिन वगैरह फ्री कर दें। सो वहाँ पर आई थिंक कोई हॉस्पिटल, कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम ऑटिज्म के बारे में बहुत बात करते हैं, ऑटिज्म पे बहुत काम हो रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जो ऑटिज्म पे काम करे, तो क्यों नहीं, जब हमें आज इस बारे में पता चला है तो क्यों नहीं हम इस बीमारी को लेकर भी काम करें, साथ मिलकर कुछ आप हाथ बढ़ाएं, सर हैं आपके साथ। तो मेरे ख्याल से सर यही आप चाह रहे हैं कि लोग आपके साथ आके जुड़े और हम कुछ करें उन बच्चों के लिए जिनके लिए, जो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। On that note, thank you so much sir for coming. सर के नंबर्स, डिटेल्स, हमारे नंबर्स, डिटेल्स, कॉन्टैक्ट सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन पे और स्कूलों पे होगा। आपको जैसे भी हमसे बात करनी है आप जरूर करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।